हेलो गाइस, मेरा नाम फुरकान खान है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राजाओं के बारे में कि राजा किस प्रकार शासन करते थे, न किसान के बारे में कि किसान किस प्रकार कर देते थे, नगर के बारे में कि नगर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कितने लोग रहते थे। ठीक है, उन सब चैप्टर के बारे में हम उन सब टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इतिहास में जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें समय का जानकारी देना बहुत जरूरी है कि वो किस समय की बात कर रहा है। जैसे इस चैप्टर को हम जब पढ़ रहे हैं तो ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात कर रहा है। लगभग क्यों यूज किया गया है? लगभग का मतलब यह है कि हमें पूरा यकीन नहीं है कि वो उस समय की ही बात की गई है, क्योंकि कुछ प्रातःविदों का मानना होता है कि 600 ईसा पूर्व, कुछ प्रातःविदों का मानना होता है कि 500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। मतलब अलग अलग लोगों का, अलग अलग प्रातःविदों की जो विचारधाराएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पर लगभग इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए इसको छोड़िए, हम अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जिसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है महाजनपद। इसे शब्दों का खेल कह सकते हैं। महाजनपद का मतलब क्या होता है? तो महाजनपद जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया आपका महा, जिसका अर्थ होता है बड़ा, मतलब विशाल। जन यहाँ पर लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, लोगों के प्रतिनिधित्व को लेकर इस्तेमाल किया गया, जैसे लोगों को। पद माने आवास। महा मतलब बड़े लोग, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आवास होता है, उसे महाजनपद के नाम से जाना जाता है। महाजनपद जो हुआ करते थे उस समय 16 महाजनपद हुआ करते हैं। जैसे आज के समय में राज्य होते हैं, हमारे देश में 29 राज्य हैं, तो उस हिसाब से पहले महाजनपद जो हुआ करते थे वो राज्यों की तरह ही माने जाते थे। तो उस समय 16 महाजनपद हैं, जिसे हमने बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रंथ में भी उल्लेख करते हुए देखा गया है। उसमें भी उनका उल्लेख किया गया है, जिनके नाम थे कुरु, वज्जी, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार, बहुत सारे थे ऐसे। लेकिन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके 6-7 ही थे, इसलिए यहाँ पर नाम उनका ही लिखा गया है। इसके अलावा भी थे। तो वो जो महाजनपद होते हैं, महाजनपद की विशेषता होती है कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम में, 6 नंबर में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि महाजनपदों की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी गई है महाजनपद की, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला तो जो महाजनपद होता है उसमें अधिकांश महाजनपदों पे जो राजा का शासन होता है। कोई राजा का शासन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी देश में राजा ही नहीं है तो उस देश की प्रजा को किस प्रकार चलाया जा सकता है, या उस देश को किस प्रकार चलाया जा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलाई जा सकती है। इसलिए महाजनपद पे राजा का शासन होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि सभी देश महाजनपदों पे राजा का शासन था। 2 महाजनपद ऐसे भी थे जहाँ पर राजा का शासन नहीं था, गण और संघ। वहां पर समूह शासन करता था। जैसे कि इलेक्शन होते हैं ना, तो उस समय भी समूह ऐसे ही होता था कि लोगों को चुन लिया जाता था बीच में कि तुम हमारे यहाँ का राजा बन जाओगे, तुम्हारा समूह ये काम करेगा, तो वो महाजनपद पे राज करने लग जाते। जैसे 2 ही महाजनपद ऐसे थे जहां पर वहां पर राजा का शासन नहीं था, गण और संघ। तीसरी विशेषता यह है महाजनपद की कि महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो हमेशा एक किले से घिरी होती थी कि भाई ये महाजनपद है और ये इसके अंदर, ये जैसे महाजनपद है इसकी ये राजधानी और ये किले होते थे, जिसकी वजह से फायदा ये होता था कि भारी आक्रमण करना मुश्किल होता था। कि अगर मान लो बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है तो वो नहीं संभव हो सकता था, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर अंदर आ रहा है तो जो प्रवेश द्वार होता था यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, या शुल्क देना पड़ता था, उसे कर वगैरह देना पड़ता था, या व्यापारी को कर देना पड़ता था, या फिर कृषि अंदर हो सकती थी। खास जैसे कि मान लो किले इसलिए भी बनाए जाते थे, फायदा ये भी था किलों का कि अगर कोई व्यक्ति आक्रमण करता है बाहर से, तो अंदर हमारे कृषि अगर अंदर है किले के अंदर, तो महीने भर तक वो गुजारा कर सकते हैं खान पीन का, और आराम से वो लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए भी किले, राजधानी में किले होते थे। अगला जो विशेषता इसकी यह है कि राजा का क्षत्रिय होना आवश्यक था। उस समय अगर कोई महाजनपद पे जो राजा है अगर राज करता है तो उसका क्षत्रिय होना बहुत जरूरी है। क्षत्रिय इसलिए क्योंकि अगर वो क्षत्रिय नहीं होगा तो अपनी प्रजा को कैसे बचाव करेगा आक्रमण से। मान लो अगर कोई दूसरा राज्य उस पर आक्रमण कर देता है, और होता भी यही था उस समय, आक्रमण करना, एक राज्य को दूसरे पे आक्रमण करना राज्य पे
नॉर्मल था, क्योंकि वो अपना कर को इकट्ठा करने के लिए, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, है ना, तो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए वो एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देता था। तो इसलिए क्षत्रिय होना राजा का बहुत जरूरी था। अगला जो विशेषता थी महाजनपद की वो है कि जो शासक है उसके कुछ कार्य होते थे, किसान हो गए, व्यापारी हो गए या शिल्पकार हो गए, इन सबसे कर वसूलना या इन सबसे भेंट वसूलना, ये काम किसका होता था? राज्यों का होता था, मतलब शासक का होता था राज्य। तो ये थी महाजनपद की कुछ विशेषताएं जो हमने अभी पढ़ी कि राजा का शासन होता था, राजधानी होती थी महाजनपद की जो एकदम किले से घिरी होती थी, और राजा का क्षत्रिय होना बहुत जरूरी था। शासक जो काम करता था किसानों और व्यापारियों से कर वसूलता था, भेंट वसूलता था, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था। उस समय 16 महाजनपद थे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक महाजनपद की बात करेंगे जो सबसे सर्वप्रथम माना जाता था, जिसका नाम था मगध। ये सर्वप्रथम इसलिए माना जाता था उस समय 600 ईसा पूर्व में, क्योंकि ये महाशक्तिशाली राज्य था। महाजनपद जो था वो महाशक्तिशाली था। कुछ कारण होते हैं महाशक्तिशाली होने के, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि मतलब जो मगध था वो था क्या। मगध जिसे आज आप आधुनिक बिहार के नाम से जानते हैं, वो पहले मगध के नाम से जाना जाता था। मगध जो आया था वो आया था छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में था ये। और मगध की राजधानी थी, मैंने जैसे कि अभी बताया हर महाजनपद की क्या होती थी? राजधानी होती थी। तो जाहिर सी बात है मगध की भी क्या होगी? यहाँ पर राजधानी होगी। तो मगध की राजधानी थी राजगाह। राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। राजाओं का घर को इन्होंने अपनी यह बना ली थी, राजगाह, राजधानी बना ली थी। लेकिन किसी कारणवश बाद में इसको बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया गया था। तो मगध की राजधानी जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? पाटलिपुत्र। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि मगध महाशक्तिशाली महाजनपद था, तो कोई कारण होगा? तो उसके 3 कारण थे। पहला, मगध में उपजाऊ जमीन थी। उपजाऊ जमीन होता है यही, अगर किसी राज्य में उपजाऊ जमीन है तो कृषि आसानी से की जा सकती है। कृषि है तो जैसे गेहूं, दाल, ज्वार ये सब उगाया जाता था, जमीन बहुत उपजाऊ थी, तो ये दूसरे राज्य में उसको बेचा करते थे, या अपने राज्यों में इनके खाने पीने की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए भी इसे कह सकते हैं ये महाशक्तिशाली माना जाता था। दूसरा, लोहे की खदानें। तो जिस राज्य में अगर लोहे की खदानें हो तो वहां पर हथियार बनाना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि ये लोहे से तलवार वगैरह या कुछ भी हथियार बनाने में इनको बड़ी आसानी होती थी, और ये दूसरे राज्यों को भी अपने यहीं से हथियार मुहैया कराते थे। अगला जो पॉइंट है जो मगध को ये डिफाइन करता है कि ये महाशक्तिशाली महाजनपद था, वो था जंगलों में हाथी। उस समय मगध के अंदर जंगलों में हाथी मिलना बड़ा ही नॉर्मल था। जंगलों से हाथी आसानी से प्राप्त कर लेते थे, और हाथी इससे इसलिए भी अच्छी बात थी क्योंकि हाथी मिलना, क्योंकि हाथी जो सेना होती है वो लाखों लोगों को एक ही बार में खत्म कर सकती है, इसलिए वो मगध जो था महाशक्ति महाजनपद कहलाया जाता था। तो हमने 2 टॉपिक खत्म करे यहाँ पर कि महाजनपद की विशेषता क्या होती है। मगध है, मगध महाशक्तिशाली क्यों है, या उसकी राजगाह जो थी वो उसकी राजधानी थी, बाद में उसका पाटलिपुत्र रख दिया। तो जैसे जैसे मगध आगे बढ़ रहा था, मगध का जैसे विस्तार होना स्टार्ट हुआ था, मगध का विकास होना स्टार्ट हुआ था, वैसे ही हमारा एक चीज आई जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का विकास भी होता चला गया। मौर्य साम्राज्य का मतलब है कि उस जगह को, मगध को जो संभालने वाले थे, जो संस्थापक थे, वो कौन थे? जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त वहाँ के संस्थापक थे, जो लगभग आए थे 321 ईसा पूर्व में, लगभग मतलब 321 या 322 ईसा पूर्व कह सकते हैं। और जब भी हम किसी जगह की बात करते हैं आज के समय में, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर गोवा कहाँ स्थित है, कि किस जगह स्थित है, तो वही वाली बात यहाँ पर आ जाती है। जो मगध है, मतलब मगध जो था या मौर्य साम्राज्य था, या बोला जाता है कि किसी राजा का जो साम्राज्य वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो उस समय भी मौर्य साम्राज्य जो था वो पश्चिमोत्तर से लेके अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये बहुत बड़ा विशाल जगह थी। बहुत विशाल होने के लिए इसलिए इन्होंने क्या कर रखा था, अपने प्रशासन को संभालने के लिए। देखो, एक राजा पूरे प्रशासन को नहीं संभाल सकता है, तो इन्होंने अपने प्रशासन को संभालने के लिए 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनाए पूरे मगध के अंदर, मतलब पूरे मौर्य साम्राज्य में। पहला पाटलिपुत्र, जो कि आप जानते ही, अभी बताया कि वो क्या है, मगध की राजधानी है। दूसरा तक्षशिला, तीसरा तोसली, चौथा उज्जैनी, 5वां स्वर्णगिरी का मतलब यहाँ पर सोने के पहाड़ वगैरह मिलाया करते थे यहाँ पर। और इनका जो रास्ता था, मतलब एक राजनीतिक केंद्र से जाने के लिए दूसरे राजनीतिक केंद्र तक महीने, हफ्ते या महीने वगैरह लग जाते थे। तो इसलिए
बहुत बड़ा विशाल होने के कारण, देखो जब कोई जगह विशाल होती है तो उसमें शासन व्यवस्था एक तरीके से नहीं चला सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडिया, भारत की बात हो रही है तो भारत के राज्य अलग अलग है, बहुत बड़ा है भारत, तो हर राज्य की जो स्थिति है, जो शासन व्यवस्था है, सबकी अलग अलग है। कि यूपी की सरकार अलग अपनी शासन व्यवस्था स्टार्ट करती है, दिल्ली की सरकार अपनी अलग व्यवस्था स्टार्ट करती है। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य भी बड़ा था, जिसकी वजह से असमान शासन व्यवस्था थी वहाँ पर, कि तक्षशिला तोसली में अलग अलग व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट कर रखी थी। लेकिन आवागमन बहुत जरूरी था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वस्तु ले जाने के लिए या लोगों का आवागमन होना बहुत जरूरी था। तो ये आवागमन के लिए जो संचालन करते थे, ये स्थल और जल दोनों मार्गों से करते थे, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसके अंदर कई महीने या सप्ताह लग जाते थे। अब जगह ऐसा है, किसी जगह पे जाने के लिए कई महीने या सप्ताह लग रहे हैं, तो यात्रियों के लिए खाना पीना भी बहुत जरूरी है और उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, जो इनको करनी पड़ती थी। तो इसी वजह से इन लोगों ने, जो मौर्य साम्राज्य ने जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक जो थे, इन लोगों ने अपनी एक समिति बना रखी थी और उन समितियों को 6 भागों में इन्होंने बांट रखा था, जो कि मेगास्थनीज के अनुसार बोली गई है। मतलब मेगास्थनीज ने उसके बारे में अपने ग्रंथ में या किसी चीज में उल्लेख किया है। तो पहली थी समिति नौसेना, कि इन्होंने बोल दिया था कि नौसेना का संचालन अलग तरीके से किया जाएगा, कि नौसेना का संचालन एक समिति बनाई कि तुम नौसेना का संचालन करोगे। जैसे कि आपके घर में मान लो एक शादी हो रही है और शादी में अकेला भाग बाप के ऊपर, पिताजी के ऊपर आ जाए तो कितना अजीब लगेगा कि सारा मतलब उन्हें टेंट भी संभालना है, उन्हें खाने पीने भी संभालना, उन्हें मतलब रिश्तेदारों को भी संभालना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी इसलिए समिति बांटी गई थी, क्योंकि नौसेना, यातायात, खान पीन, पैदल सैनिक सबको एक ही समिति संचालन करेगी, तो उसके हिसाब से नहीं होगा। इसलिए इन्होंने समितियां डिवाइड कर दी कि नौसेना का संचालन एक समिति करेगी, सिर्फ वो नौसेना का ही संचालन करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी। ऐसी शादियों में क्या करते हैं, पिताजी बच्चों को बांट देते हैं कि तेरा टेंट का काम है, तू गैस को संभालेगा, तेरा खाना पीना देखना, पीछे जाके देख खाना पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो सबको आसानी से काम मिल जाता है और आसानी से शादी हो जाती है। तो यहाँ भी समिति का मतलब ये है कि आसानी से कोई कार्य किया जा सके। इसलिए नौसेना का संचालन करने की समिति अलग बना दी गई, यातायात और खाना पीना की समिति अलग बना दी गई, पैदल सैनिकों की संचालन करने की समिति अलग, अश्वरोही को संचालन करने की अलग बना दी गई, रथरोही को अलग बना दी गई और हाथी को संचालन करने की समिति अलग बना दी गई। तो यही कुछ पॉइंट थे। इसके बाद अगले पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर बताते हैं। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में महाजनपद के बारे में, कि महाजनपद की विशेषताएं क्या थी। 16 महाजनपद थे। महाजनपदों पर राजाओं का शासन होता था। फिर उसके बाद हमने मगध के बारे में पढ़ा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उससे पहले राजगाह थी। मगध महाशक्तिशाली राज्य था। फिर मगध का जिस प्रकार से विकास हो रहा था, तो उस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का विकास विस्तार होना स्टार्ट हो गया था। फिर हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उनकी समितियों के बारे में पढ़ा, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। उसके बाद हमने उसके 5 राजनीतिक केंद्र के बारे में पढ़ा। तो अब आगे पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक भी मौर्य साम्राज्य की सम्राट थे। तो आरंभिक भारत में इनको सब प्रसिद्ध शासक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे हर राज्य का काम होता है युद्ध करना, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करना। ये मैं आपको पहले मगर महाजनपद के बारे में समय में बता चुका था कि महाजनपद का काम मतलब राजा का काम होता था जब एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता था। तो उसी प्रकार अशोक भी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। वो जाकर एक बार कलिंग पे युद्ध कर दिया इन्होंने, कलिंग जिसे आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध में ये विजय हासिल किए गए थे। लेकिन उस युद्ध के बाद इनका जो हृदय था वो ही बड़ा ही परिवर्तन हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि इन्होंने उस समय देखा कि लोगों की मृत्यु हो गई थी, आम जनता की मृत्यु हो चुकी थी, तहस नहस हो गया था पूरा राज्य का। राज्य संसाधन वगैरह लेके आने के चक्कर में, ठीक है, वहां से राजस्व जुटाने के चक्कर में, तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ कि हम लोगों को क्यों मार रहे हैं, किसी की जान क्यों लेना चाहते हैं। तो उसके हृदय के बाद इसने अशोक ने प्राकृतिक पत्थरों पर, स्तंभों के ऊपर जन अधिकारियों के लिए, प्रजा के लिए जन संदेश लिखवाए थे, जिसमें ये लिखवाया जाता था कि किसी की भी मृत्यु सही नहीं है, किसी को मारना सही नहीं है, अपने फायदे के लिए हो चाहे दूसरे के फायदे के लिए हो। फिर अशोक ने अपने अभिलोकों के जरिए धम्म का प्रचार किया। अच्छा, धम्म सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर, धम्म था क्या? तो अभी बात हुई कि धम्म, कि अशोक मानते थे कि किसी को मृत्यु देना गलत है, या किसी को मारना या आक्रमण करना किसी के ऊपर गलत है, जो कि हमने पढ़ा कि कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। तो इन्होंने एक धम्म स्टार्ट किया अपना। धम्म का मतलब था एक ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा। धम्म मतलब विचारधारा है, एक ऐसी सोच है जो दूसरों के प्रति उदारता लाती है।
उसमें इन्होंने धर्म में अपनी विचारधाराएं रखी थी, जिसका मतलब था कि बड़ों के प्रति हम सम्मान रखेंगे, जिसे आज भी रखते हैं। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखेंगे। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करेंगे, मतलब दासों को पैर की धूल नहीं समझेंगे, दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, दासों को मारना पीटना, या उस समय दास की बिक्री हुआ करती थी कि दासों को बेचा जाता था, ये सब करना बहुत गलत था। उसके बाद धर्म में ये भी बोला गया था कि दूसरों के धर्मों और परंपराओं का भी आदर करना चाहिए हमें। अगर ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है तो मुसलमान का अनादर कर रहा है, या कोई मुसलमान व्यक्ति है तो हिंदू का अनादर कर रहा है, दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, उनके परंपराओं का आदर करना चाहिए। तो धर्म का प्रचार करने के लिए जब भी कोई चीजों का एडवर्टीजमेंट होती है, प्रचार करते हैं, तो उसके लिए विशेष अधिकारी चुने जाते हैं। तो इसने भी यही सोचा अशोक ने कि उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए विशेष अधिकारियों को चुना जाए, जिसका नाम रखा गया इन्होंने महामात्र। ठीक है, तो महामात्र इसलिए रखा गया था इन्होंने नाम। महामात्र का मतलब ये था कि अशोक का मानना ये था कि धर्म का पालन करने से जो जीवन है वो सुखमयी हो जाता है, जीवन का जो संसार है वो अच्छा बीतेगा, लोगों के प्रति उदारता आएगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे, लोग दूसरे के परंपराओं का आदर करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए महामात्र चुने, महामात्रों की नियुक्ति करी, जिसको विशेष अधिकारी बोला जाता है, जो सिर्फ क्या करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। आगे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, जब बौद्ध धर्म बनाया गया था या बौद्ध धर्म के जब मठ थे तो उसमें स्त्रियों का भी आना जरूरी हो गया था, स्त्रियां भी आने लग गई थी, सन्यासी बनने लगी थी, जिन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। और भिक्षुणियों का काम क्या होता था, धर्म का प्रचार करना। तो वो यही धर्म है, वो इसी चीज का प्रचार करते थे कि सन्यासी हो गया, ब्राह्मण हो गया, उनके प्रति उदारता रखना है, तो वो धर्म यही था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अशोक के बारे में हमने पढ़ा, महाजनपद के बारे में पढ़ा, तो उस समय जो राजा होते थे ना, तो राजा अपने आप को ना दैविक राजा समझते थे। कुछ जैसे कुषाण राजा होते थे उस समय, वो अपने आप को देवतुल्य प्रदान करना चाहते थे। होता ना कि अपने आप को ये बताना चाहते थे कि राजा सबसे ऊपर होता है, ये देव की उपाधि है, हम देव के पुत्र हैं, हम स्वर्ग से आए हैं, कि हम ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। तो ये कई कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगा लेते थे, जैसे कृष्णदेव राय हो गया, बहुत सारे देवपुत्र होते थे ऐसे। ये सारा का सारा चीन से शासकों से प्रेरित है, क्योंकि पहले चीनी शासक अपने नाम के आगे स्वर्ग पुत्र लगाते थे। वो कहते थे कि हम स्वर्ग से उतरे हुए स्वर्ग पुत्र हैं, जो हम जनता को चलाएंगे। तो और कुछ कुषाण शासक अपने आप को ऊंचा प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बड़े बड़े देव स्थल पर विशालकाय मूर्ति भी लगाते हैं, जैसे कि हमारे देश में भी होता है, जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो गया। इनका मतलब यह है कि हमारे देश को प्रतिष्ठा दिखाना, हमारे देश की विशालकाय प्रतिष्ठा। तो उसके बाद चौथी शताब्दी में हम जैसे चल रहे थे, चौथी शताब्दी के बारे में जैसे उत्खनन करते रहे, पुरातन आगे बढ़ते रहे, उत्खनन करते रहे, तो उन्हें कई साम्राज्य मिले, बड़े बड़े साम्राज्य मिले उत्खनन करने के बाद। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे साम्राज्यों पर सामंतों का राज था। ऐसे सामंत कौन होते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि सामंत थे। तो सामंत उन व्यक्तियों को कहा जाता था, ये राजा नहीं होते थे, सामंत राजा से नीचे होते थे। सामंत उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास उपजाऊ जमीन हो बहुत सारी, या पैसा हो, धन दौलत ज्यादा होती, अमीर कह सकते हैं। उस समय राजा के जो नीचे अमीर लोग होते थे, धन दौलत ज्यादा होती थी, जमीनें बहुत सारी होती थी, जिसे आज के टाइम में जमींदार भी कह सकते हैं आप लोग, तो जमींदार कह सकते हैं। तो सामंत उन लोगों को कहा जाते थे। लेकिन सामंत जो होते थे शासकों का सम्मान करते थे, जैसे आज के जमींदार वगैरह करते हैं, अमीर लोग करते हैं, हमारे प्रधानमंत्रियों का सम्मान, ठीक है। और उन्हें सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे सामंत। सामंतों का काम यही था कि शासकों का सम्मान करेंगे और सैनिक सहायता भी प्रदान करेंगे। लेकिन सामंतों में भी अलग थे, जो सामंत शक्तिशाली होते थे वह स्वयं राजा बन जाते थे, और जो कमजोर होते थे वो किसी राजा के अधीन काम करने लग जाते थे। तो ये हमने अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, अशोक के बारे में।